हे गाइस, आ गया है आपका होशन दोस्त नीरज लेकर के साथियों पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने साथियों सीटेट की वास्तव में तैयारी करी है तो इनमें से आप 15 प्रश्नों को सही करके दिखाएंगे। साथियों स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु अकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, ये वीडियो आपके टेट, सी टेट, यूपी टेट और चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने 500 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रखा है, जिसमें हम जो है बार बार अपना जो है सीरीज के लिए एक के बाद एक लेकर के आते हैं, जिसमें उसी क्रम में क्या है ये 8वीं सीरीज है। देखते हैं साथियों, शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल बटन को भी दबा दें। साथियों साथ ही साथ पीडीएफ फॉर्मेट में सभी मैटर प्राप्त करने के लिए और बहुत सारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलते हैं साथियों, देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है 5 जुलाई को 2020 में होने वाला है। ठीक है, तो आप उसी के लिए प्रैक्टिस करते रहें और लगातार तैयारी में लगे रहें। ठीक है, और साथियों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है, बताइए इसका आंसर। क्या वेतन है उसकी सबसे बहुमूल्य निधि, या फिर सेवा है, या फिर गर्व है, या फिर है छात्रों का विश्वास? फ्रेंड्स बताइए क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तो क्या, देखिए वेतन। अब वेतन कोई मुख्य काम थोड़ा ये शिक्षक का है ना। और सेवा, अब सेवा साथियों ऐसी है कि आप बच्चे के लिए बस पढ़ाते रहें तो आपकी वो सेवा तो मानी जाएगी। लेकिन यदि बच्चे के लिए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, वो क्या है कि वो आपके आपके विचारों से सहमति नहीं है, तो क्या है वो कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, बाकी आप गर्व तो होता ही है शिक्षकों को वैसे भी, लेकिन क्या सबसे बहुमूल्य निधि क्या है, तो है आपका छात्रों का विश्वास। ठीक है, यदि छात्र आप पर विश्वास करते हैं तो वो आसानी से सीखेंगे और साथ ही साथ जल्दी सीखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो शिक्षक क्या है साथियों, एक क्या है कुम्हार की तरह है ना, जो बच्चे के लिए ना सिर्फ जीवन का आकार देता है बल्कि उनमें विश्वास जगाता है कि बच्चे जो हैं वो दुनिया में सब कुछ बन सकते हैं, है ना, रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं। ठीक है, और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले प्रश्न को देख लेते हैं क्या है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह है एक क्या, क्या कानून है, या फिर सिद्धांत है, या फिर खोज है, या फिर है मूल संकल्पना? फ्रेंड्स बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए साथियों, इसमें देखना हमारे लिए कि क्या अगर परीक्षण के लिए हम बार बार करें तो वो गलत सिद्ध नहीं हो तो वो क्या होता है, क्या कानून होता है? तो कानून से यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कानून कब बनता है, संसद के द्वारा, और वहाँ पर वोटिंग होती है, परीक्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और साथियों सिद्धांत तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि अगर किसी भी परीक्षण को हम बार बार जांचें, उसका निरीक्षण करें, तो वो साथियों अगर सही पाया जाता तो एक सिद्धांत बन जाता है जो हर जगह सही होता है। ठीक है, खोज, खोज साथियों क्या है कि आप कोई भी नया आविष्कार कर दें तो उसके लिए खोज बोलेंगे, और मूल संकल्पना के लिए ही तो हम जो है परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप इसके लिए पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, आपके लिए ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आप बार बार इसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विधि है क्या, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, बी क्या है दूसरा ऑप्शन विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, तीसरा क्या है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, और चौथा है व्याख्यान एवं श्रुतलेख। साथियों मैं आपको बता दूं, मेरा टारगेट केवल यहाँ पर यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, जिससे आपका सीटेट में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या है उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? अब देखिए श्रुतलेख, यानी कि आप क्या है बोलते रहें और बच्चा क्या है एक निष्क्रिय की तरह सुनता रहे, ये साथियों हमारा टारगेट नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और विचार गोष्ठी तो सही है, लेकिन इसमें क्या है श्रुतलेख।
फ्रेंड्स ये किसका है, तो ये पेडागोजी का प्रश्न है। पेडागोजी में आपको करना क्या होता है, पेडागोजी में आपको लिए बच्चे को सब कुछ मान लेंगे आप, यानी शिक्षक बच्चे के सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बच्चे के लिए आप खेल खेल में सिखाएंगे, कार्य योजना या फिर आप जो है क्रिया के द्वारा सिखाएंगे, ठीक है। और खेल खेल में उसके लिए मज़े मज़े में सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये श्रुतलेख क्या है, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। पेडागोजी में आप नेगेटिव पॉइंट के लिए देख के चलेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट आप इसे भी कैंसिल कर दें, ठीक है। आगे है ऑप्शन चौथा वाला क्या है कि व्याख्यान, ठीक है। अब व्याख्यान क्या है कि आप एक व्याख्यान देते रहें और बच्चा निष्क्रिय यानी कि बिल्कुल बुद्धू बन के सुनता रहे, ये भी हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब जो बचा वो ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, क्रिया करके सीखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें तो क्या, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना, और जब आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो बच्चे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और अच्छी तरीके से सीखते हैं, जिससे क्या है उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है हीलियम और चौथा ऑप्शन है मीथेन। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा मैंने आपको ग्रीन हाउस का टॉपिक पढ़ा रखा है, ठीक है। तो कुल कितनी गैसें हैं ग्रीन हाउस, 6 गैसें हैं ग्रीन हाउस, ठीक है। उसमें नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, मीथेन है और साथियों क्या है SF6 होती है और साथियों ये गैसें होती हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स जो हीलियम है वो एक निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हम और देख लेते हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के जो चारों तरफ फैल जाती हैं और जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान देती हैं, जिससे क्या होता है पृथ्वी के चारों तरफ यदि हैं तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ठीक है। और क्या होता है ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि अगर हम कहें कि सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती तो वो आपकी है CO2, ठीक है। दूसरी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और साथियों क्या है वाष्प, जिसके लिए हम कहते हैं H2O, ठीक है। ये होती है एक आपकी, और एक ओजोन होती है जो कि कैसी है एक ग्रीन हाउस गैस है। ये साथियों गैसें तो वातानुकूलित जो उपकरण है जैसे कि हमारी फ्रिज रेफ्रिजरेटर है ना, और इन चीज़ों से ये उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए 1 है डेसिबल, बी है जूल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा है नैनो इकाई। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ध्वनि प्रदूषण का मापन हम किस में करते हैं तो डेसीबल में, ठीक है, डेसीबल में। यहाँ पर डेसीबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। और साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है उन्हें भी मैं आपके लिए यहाँ पर बताते चलता हूँ, ठीक है। अब साथियों क्या है जो 80 डेसिबल की जो ध्वनि है वो शोर युक्त होती है, ठीक है, जो स्थायी हानि पहुँचाने में सक्षम है ना। और साथियों जो हमारे लिए सुनने के लिए होती है वो कितनी होती है तो 20 से 30 डेसिबल की हम जो है सुनते हैं, यानी प्रयोग में अपने लाते हैं, बातचीत में यूज होती है, ठीक है। 5 डेसिबल की अत्यंत मंद होती है जो हमें सुनाई नहीं देती है, और 75 डेसिबल साधारण तेज होती है, लेकिन जो 95 डेसिबल होती है वो अत्यंत तेज है। और जो 120 डेसिबल है 120 वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। अगर प्रश्न आपका बनता है कि 100 डेसिबल की जो ध्वनि है वो कैसी है तो वो सबसे ज़्यादा हानिकारक आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ऑप्शन 1 है यू आकार की घाटी, बी है लैपीज और तीसरा है बी आकार की घाटी और चौथा ऑप्शन है जलप्रपात। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, यू आकार की घाटी, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन 1 है सुवर्णरेखा, बी है ताप्ती, तीसरा है नर्मदा और चौथा है सिंधु घाटी की जो नदी है यानी सिंधु। और ये प्रश्न साथियों आपका जो है आया हुआ है
19 दिसंबर 2016 में। बताइए फ्रेंड्स कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है फ्रेंड्स आपकी स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण रेखा वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन है, कुछ आपके पेडागोजी के हैं और कुछ आपके जो है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो क्या है अगला प्रश्न कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण शिक्षक द्वारा, है ना, पर्यावरण शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, है ना। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या है? यानी एक बच्चा है जो क्या है शिक्षक का जो दिया हुआ कार्य है उसके लिए समय से नहीं दिखाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे? खेल की कक्षा में जाने से प्रतिबंध लगा देंगे, या फिर क्या है कि बच्चे के लिए प्रधानाध्यापक के लिए जानकारी देंगे, या फिर उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, या फिर आप ये करेंगे कि उसकी जो अनियमितताएं हैं उनके लिए लिखित जानकारी के रूप में उसके माता पिता को सौंप देंगे। बताइए क्या करोगे आप? ठीक है, अब मैंने क्या बताया आप कि बच्चे के लिए तो आप सब कुछ मान लें। ठीक है, प्रतिबंध नाम की तो कोई चीज़ ही आप बच्चे पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, प्रधानाध्यापक की आप क्या जानकारी में ले जाओ, है ना, यानी बच्चे ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठीक है, तो बच्चे को क्या है प्रधानाध्यापक की जानकारी में ले जाओ, ऐसा नहीं करना है ना। कोई बहुत बड़ा पाप बच्चे ने नहीं करा है। क्या है अगला कि आप उनके कारणों को जानिए कि बच्चे ने आखिर जो है जो कार्य अपना क्यों नहीं दिखाया, और उसके लिए सही मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चौथा क्या है कि लिखित जानकारी उसके माता पिता को दें। अरे भाई, जो आपका बच्चा है वो माता पिता ने आपके लिए सौंपा है, और आप क्या कर रहे हैं, उसने छोटी सी कमी कर दी, आप उसके लिए क्या है भाई माता पिता को दोषी ठहरा रहे हैं, यानी उनके लिए जो जानकारी दे रहे हैं तो गलत है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन पहला है उज्जैन, दूसरा है भोपाल, तीसरा है इंदौर और चौथा है ग्वालियर। फैक्ट है फ्रेंड्स, याद कर लेंगे आप। जो मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका झीलों का शहर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? पहला है काला सागर, दूसरा है लाल सागर, तीसरा है अरब सागर और चौथा है भूमध्य सागर। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर? तो फैक्ट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप, आपका यहाँ पर आंसर है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर एक ऐसा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न के लिए, देख लेते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को, 16 सितंबर को, या फिर 30 मार्च को, या फिर 22 अप्रैल को। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो यहाँ साथियों आपका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा जो क्या था, तो 1987 में मॉन्ट्रियल में, है ना, जो सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल, ठीक है, वो ओजोन के लिए संरक्षण के लिए है ना। सॉरी साथियों, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण है का मूल उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला क्या है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, दूसरा है बच्चों की ऊर्जा का विकसित करना, ठीक है, अगला है सामाजिकरण को बढ़ावा देना और चौथा है टीम भावना। फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो एक रूल लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, जड़ से शाखा का नियम। ठीक है, एक जो नियम होता है अपना उसके लिए आप लगाएंगे जड़ से शाखा का नियम। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि टीम भावना को बढ़ावा देना, जैसे क्या है बच्चे को आप ले जाएं शैक्षणिक भ्रमण पर। ठीक है, साथ ही यहाँ पर प्रश्न नंबर थोड़ा अलग है वो आप देख लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि आप बच्चे के लिए टीम भावना बढ़ाएंगे, सही बात है। ठीक है, और क्या है सामाजिकरण को बढ़ावा देंगे, सही बात है। लेकिन जो मतलब अपना जो मेन टारगेट है वो क्या है, वो है कि हम बच्चे के लिए साक्षात चीज़ें दिखाएं। जैसे कि अगर हमें पेड़ पढ़ाना है तो पेड़ बच्चे के लिए हम दिखाएं, और वो भ्रमण के, अब जैसे मान लो किसी शहर की जो चीज़ें हैं वो बतानी है तो बच्चे के लिए शहर का भ्रमण कराइए, जिससे क्या है वो प्रत्यक्ष उनका अनुभव करेगा। यानी आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं क्या है कि कार्य किए जो रूप से जो शुष्क मिट्टी है की क्या विशेषता है? पहला है पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, यानी जो वहाँ की जो मिट्टी है उसमें, है ना, और अगला है उसमें अधिक जल होना, तीसरा है मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, चौथा है मिट्टी कठोर होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका आंसर क्या हो जाएगा
कि यहाँ पर जो है मिट्टी में लवण की सांद्रता अधिक होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। शुष्क मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को प्रगति निरंतर बनाए रखने के लिए। अगला है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा यह जानने के लिए। अगला है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। और अगला है परीक्षा प्रणाली को महत्व देना। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर? तो यहाँ आपका साथियों आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर 3। देखिए अब ये मतलब पहला ऑप्शन क्यों नहीं है ये आपको देखना है। ठीक है, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए, ये तो गलत है ना, प्रगति हमें बनाए रखनी है ना, क्यों, है ना। अगला क्या? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा। मैंने आपको क्या बताया कि आप बच्चे की जो है कमियां नहीं निकालेंगे, आप उसकी बढ़ाई करेंगे। यानी ये देखिए आप कि बच्चे ने कितना सीखा, ये नहीं देखेंगे कि कितना नहीं सीखा। ठीक है, आगे है निरंतर मूल्यांकन होने से परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। बिल्कुल ही बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु, यानी आप परीक्षा प्रणाली के लिए बढ़ाते रहे हैं ना, और बच्चा चाहे को सीखे या ना सीखे, तो ये भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 15। बाकी जो चीज़ें हैं आप फैक्ट के रूप में उन्हें पढ़ लें, वही चीज़ें। ठीक है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? पहला है परपरागण द्वारा, अगला है बीज प्रकीर्ण द्वारा, और तीसरा है चुनकर चरना, और अगला है रोग फैलाकर। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका? तो देखिए क्या हो जाएगा आंसर, पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। अब देखिए आपको ये बताना है। ठीक है, तो परपरागण ये कोई भी पशु वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, और बीज का प्रकीर्णन ये भी साथियों पशु वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन चुनकर चरना मतलब इसका क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए आपको बताना है क्या, तो चुनकर चरना, चुनकर चरने से मतलब क्या है साथियों कि जानवर एक विशेष प्रकार की घास के लिए खा लें, है ना। अब क्या होगा, अगर उसी घास के लिए बार बार खाते रहते हैं तो वो जो घास है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, और क्या है उसका जो है वो उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है, और वो नष्ट हो जाएगी, और ऐसे ही क्या है वनस्पति बदल जाएगी, है ना। अब एक वनस्पति खत्म हो जाएगी, दूसरी उसकी जगह आ जाएगी। ठीक है, चुनकर चरना मतलब क्या है कि एक उसी जो उनकी मन पसंदीदा चीज़ है उसे ही वो खाते रहें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? ठीक है, पहला ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन ई। ठीक है, अगला है पोटेशियम एवं विटामिन के, और तीसरा है कैल्शियम एवं विटामिन सी, और चौथा है कैल्शियम एवं विटामिन डी। फ्रेंड्स अस्थियों के लिए आवश्यक आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों कैल्शियम तो होता ही होता है, लेकिन आपको विटामिन इनमें से छांटनी है। ठीक है, कैल्शियम वाला तो आपका राइट हो गया। ठीक है, कि कैल्शियम आ गई तो कैल्शियम आ गई, हो गया आपका। ठीक है, लेकिन क्या है विटामिन कौन सी है जो अस्थियों के लिए मजबूत करती है? तो वो विटामिन आपकी डी है। ठीक है, जो कि सूर्य की लाइट में पाई जाती है। यानी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न का कितना? चौथा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है माउंट केटू, और है तीसरा क्या माउंट कंचनजंगा, और चौथा है माउंट धौलागिरी। ठीक है, अब बताना क्या है आपके लिए कि भारत में जो सबसे ऊंची है उसका नाम आपको बताना है। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आंसर? तो साथियों आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा माउंट केटू। ठीक है, माउंट केटू जो भारत की चोटी है वो सबसे ऊंची है, और जो माउंट एवरेस्ट है वो वर्ल्ड में सबसे ऊंची है। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ऊंची कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और दूसरी भारत की ऊंची अगर हम बात करें तो माउंट कंचनजंगा है। ठीक है, और इसके लिए दूसरे नाम से जानते हैं हम केटू के लिए तो गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर के काराकोरम की जो श्रेणी है हिमालय की उसमें जो है ये है स्थित। ठीक है, इस चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई कौन सी है? एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। पहला ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, अगला है विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तीसरा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, और चौथा है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। फ्रेंड्स बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर?
तो यहाँ साथियों आपका आंसर हो जाने वाला है शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को देख लेते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें भी हम देखते हुए चलते हैं। क्या है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। ठीक है, आपको पता है कि बच्चे खेल खेल में अच्छी तरीके से सीखते हैं, तो आप क्या करोगे, बच्चों को खेल खेल में सिखाओगे। ठीक है, 19वां प्रश्न क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। पहला है ऑप्शन ओजोन मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है क्षोभ मंडल। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो साथियों जो सबसे निचली परत है जिसमें क्या है कि सभी जो क्रियाएं हैं, भौतिक क्रियाएं जैसे कि तूफान आना, आंधी आना है ना, और वर्षा होना, ये सब कहाँ होते हैं, ये आपके क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में ये सभी घटनाएं होती हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रश्न का 19 का चौथा। ठीक है, लास्ट प्रश्न हम अपना देख लेते हैं। क्या है कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बेबी बेरी है ना, और दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रतौंधी और चौथा है थकान। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा आपका आंसर। आपको पता ही होगा विटामिन सी से होती है तो क्या स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी आपकी जो विटामिन सी के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता होगा विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो वो आपको मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड नाम का आपको जो है विटामिन सी का नाम मिलता है। इससे होता क्या है इसकी कमी से, तो मसूड़ों में खून आने लगता है। ठीक है, जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है विटामिन सी, तो आंवले में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और बाकी जो खट्टे पदार्थ हैं सभी में विटामिन सी का काम होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ पर बहुत सारा समझ में आया होगा। साथियों आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दें। धन्यवाद साथियों।